क्या आप जानते हैं कि दाऊद से पहले मुंबई का सबसे बड़ा डॉन कौन था? क्या आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस का दाऊद को दाऊद इब्राहिम बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है? और क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का और मुंबई माफिया का डीप कनेक्शन क्या है? क्या आप ये भी जानते हैं कि 1950 से लेके 1960 तक वो सबसे पहली गैंग्स कौन सी थी जो मुंबई में सक्रिय थी और जिनकी आपस में बहुत डीप राइवलरी भी थी? प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे गेट कैंडिड विद प्रदीप। और इससे पहले मैं आज की बुक रिव्यू करूं, एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देखते रहें। तो आज जिस किताब का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैंने जो भी अब तक बुक रिव्यूज़ किए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, बुक्स भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये किताब जो है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने बहुत बार ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा। आपने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में भी देखी होंगी। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगा। किताब का नाम है डोंगरी टू दुबई बाय हुसैन ज़ैदी। और ये किताब दर्शाती है मुंबई अंडरवर्ल्ड के 6 डेकेड, सो 60 सालों में जो मुंबई अंडरवर्ल्ड की जर्नी रही है। हुसैन ज़ैदी ने बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट बाय पॉइंट इस किताब में मेंशन किया है। तो किताब के टोटल 63 चैप्टर्स हैं, जो कि 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस किताब के बारे में और जानते हैं। तो किताब का जो जो सबसे पहला चैप्टर है, वो चैप्टर है द बिग डी। जैसे मैंने आपको बोला कि किताब में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 63 हैं। जो भाग 1 है, जो पार्ट 1 है, उसमें 35 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में है 28 चैप्टर्स। सो इन टोटल देयर आर 63 चैप्टर्स। तो जो किताब का पहला चैप्टर है उसका नाम है द बिग डी। और यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे जब मैं बात करता हूँ द बिग डी की, तो डी दाऊद इब्राहिम की कंपनी का नाम था, डी कंपनी। आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी और आप इस नाम से भली भांति परिचित भी होंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दाऊद इब्राहिम का जो बिजनेस मॉडल था, एक्सटॉर्शन, रैंसम, बहुत सारा उसका जो पैसा था वो बॉलीवुड में भी इन्वेस्टेड था। और ये आप सभी जानते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ्स जिस चीज़ के ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं कि दाऊद का इलीगल मनी बॉलीवुड में भी इन्वेस्टेड था। एंड देन एक्सटॉर्शन, एंड देन उसके बाद जो तस्करी थी, सोने की तस्करी, चांदी की तस्करी, एक्सपेंसिव वॉचेस की तस्करी। तो दाऊद जो था, दाऊद जो डी कंपनी थी, वो मल्टीपल बिजनेस में थी और अलग अलग बिजनेस को मैनेज करने के लिए दाऊद ने मल्टीपल एड और मल्टीपल लोगों को असाइन किया था। तो दाऊद इब्राहिम के बिजनेसेस को डिफाइन करता है, दाऊद इब्राहिम के बिजनेसेस के बारे में बताता है कि दाऊद इब्राहिम पैसा कैसे कमाता था। तो दाऊद इब्राहिम की जो करंट लोकेशन है एज पर द इंडियन इंटेलिजेंस, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची नामक शहर में है। और 1993 के जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिनके बारे में आप जानते हैं कि मुंबई में एक साथ मल्टीपल सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, मोर देन 200 पीपल वर किल्ड। तो जो 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस बॉम्ब ब्लास्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया। उसने दाऊद इब्राहिम को एक द मोस्ट वांटेड डॉन से एक द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दिया और दाऊद इब्राहिम ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भी आया। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है, द डी कंपनी, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जो जो किताब का दूसरा चैप्टर है, और मैं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है इन द बिगनिंग बॉम्बे 1950 टू 1960। तो अभी तो खैर हम इसको मुंबई बोलते हैं, बट देयर वाज अ टाइम इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। वैसे तो इस किताब का हर एक चैप्टर मैं इतनी डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगे
I would love to tell more about those chapters. तो जो the beginning of Bombay from 1950 to 1960 है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो जो मुंबई था वो शुरू से ही इंडिया का एक फाइनेंशियल कैपिटल था। वैसे तो कोलकाता भी एक फाइनेंशियल कैपिटल था, लेकिन कोलकाता में जो एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी और शुरू से इट वाज अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, तो देयर वाज नॉट मच एवेन्यूज, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मुंबई वाज अ सिटी व्हिच वाज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मुंबई जाना शुरू किया। तो मुंबई में 1950 से लेके 1960 के दशक में कुछ बड़े चित परिचित गैंग्स, काफी नोन गैंग्स थे, जैसे कि सुल्तानपुरिया गैंग, देन देयर वाज इलाहाबादपुरिया गैंग, देन देयर वाज अ कानपुरिया गैंग, और इन गैंग्स की आपस में बहुत ज्यादा राइवलरी थी। तो जो चैप्टर है इन द बिगनिंग बॉम्बे 1950 टू 1960, ये इन सभी गैंग्स के बारे में बताता है, और जो भी इन गैंग्स की आपस में राइवलरी थी, वो इस चैप्टर बहुत डिटेल्स में डिफाइन करता है। लेकिन ये जो टाइम था फ्रॉम 1950 टू 1960, ये फर्स्ट डेकेड ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड था, जहाँ पे ये सारी की सारी गैंग्स एक्टिव थी। और काफी गैंग्स ऐसी भी थी जो क्रिश्चियन गैंग्स थी, और देयर वर सम गैंग्स जिनमें कुछ कम्युनल टेंशन भी थी, बहुत सारी रीजंस के वजह से। वैसे टिपिकली तो जो गैंग राइवलरी थी वो कम्युनल नहीं थी, लेकिन इस बुक में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस बताए गए हैं कि बहुत सारी जो गैंग राइवलरीज थी वो कम्युनल कैसे होती गई। जो इसका थर्ड चैप्टर है वो है बॉम्बे मिडास। करंट फॉर्म में तो हम इसको कहते हैं मुंबई, लेकिन जो इसका अर्लियर नेम था दैट वाज बॉम्बे। तो जो जो बॉम्बे मिडास है, बेसिकली आप सभी, जो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है, राइट, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू नेम इट आउट, लेकिन मुंबई का जो सबसे बड़ा डॉन है वो आज तक दाऊद इब्राहिम को माना जाता है, राइट। लेकिन दाऊद इब्राहिम से पहले जो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था वो था हाजी मस्तान। और हाजी मस्तान जो था, उसके और दाऊद इब्राहिम के काम करने में बहुत डिफरेंस था। हाजी मस्तान बेसिकली उसने हमेशा हमेशा ये इंश्योर किया कि मुंबई के अंदर ब्लड शेड ना हो। हाजी मस्तान जो मुंबई की डिफरेंट डिफरेंट गैंग्स थी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलता था। लेकिन जो दाऊद इब्राहिम था वो हमेशा से एक छत्र राज ही चाहता था, और दाऊद इब्राहिम ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में आके वो सब काम किए जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो हाजी मस्तान ने कभी होने नहीं दिया। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने कभी कोई सीमा ही नहीं समझी, उसने सभी सीमाएं लांघी। वापस आते हैं जो हमारा चैप्टर है बॉम्बे मिडास। तो हाजी मस्तान का जन्म हुआ था 1926 में, 1926। तो हाजी मस्तान का जन्म प्री प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हुआ था। और 1934 में हाजी मस्तान अपने पिता के साथ मुंबई आया। तो शुरू में इन्होंने एक साइकिल की दुकान खोली और वहां से इन्होंने अपना काम शुरू किया। हाजी मस्तान के सपने बहुत बड़े थे। जब भी ये कोई लंबी गाड़ी देखता तो हाजी मस्तान हमेशा ये सोचता था कि क्या वो एक समय आएगा, क्या वो एक टाइम आएगा कि हाजी मस्तान के पास भी ऐसी लंबी एक गाड़ी हो। सपने बहुत बड़े बड़े देखने वाला इंसान था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने साइकिल की दुकान छोड़ के मुंबई डॉक पे एज अ कूली काम करना शुरू किया, और वहीं से हाजी मस्तान का राइज शुरू होता है। जब हाजी मस्तान इस बात को समझता है कि जो मुंबई कस्टम है, किस हिसाब से कस्टम ड्यूटीज लगती है, और अगर किसी चीज़ को कस्टम ड्यूटी से बचा के लेके जाए तो आप किस तरीके से डायरेक्टली उस चीज़ को मार्केट में बेच सकते हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हाजी मस्तान का यहाँ पे। तो हाजी मस्तान का जो एक काफ़ी क्लोज एड था, उसका नाम था शेख मोहम्मद गालिब। तो शेख मोहम्मद गालिब और हाजी मस्तान ने एक साथ तस्करी का काम करना शुरू किया। शेख मोहम्मद गालिब हाजी मस्तान को जो भी शुरू में तस्करी से जो बिजनेस होता था, शुरू में वो 15 रुपए के आसपास कमाता था। जब उसने
जब हाजी मस्तान ने एज अ कूली काम करना शुरू किया तो 15 रुपये महीने जो थी उसकी इनकम थी। लेकिन जब उसने शेख गालिब के साथ ये तस्करी का काम करना शुरू किया तो हाजी मस्तान की जो इनकम थी वो 15 रुपये से बढ़ के 50 रुपये पहुंच गई। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक महीने में ऑलमोस्ट 4 टाइम, नियरली 3 और 4 टाइम उसके प्रॉफिट्स आने शुरू हुए, क्योंकि उसने शेख गालिब के साथ तस्करी का काम करना शुरू कर दिया। और इसी बीच हाजी मस्तान कुली यूनियन में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो भी मुंबई डॉक पे कुली काम करते थे उनसे एक हफ्ता वसूली होती थी। और हाजी मस्तान ने उस हफ्ता वसूली के अगेंस्ट जब पुशबैक किया तो जो वहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था हाजी मस्तान ने अ, उसकी गैंग को डिफीट किया, उसकी गैंग के अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो वहाँ से हाजी मस्तान का एक एक नया जो स्टैचर था वो बनना शुरू हुआ। और जो कुली यूनियन था, कुली यूनियन में हाजी मस्तान का वर्चस्व स्थापित हुआ और उसके साथ साथ हाजी मस्तान का नाम वहाँ से होना शुरू हो गया था। लेकिन जब गालिब शेख को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तस्करी के चलते, तो अरेस्ट होने से पहले जो गोल्ड की एक पेटी थी वो हाजी मस्तान के पास रह जाती है, क्योंकि इन्होंने तब तक गोल्ड की स्मगलिंग करना भी शुरू कर दिया था। तो गोल्ड की एक पेटी जब हाजी मस्तान के पास रह जाती है तो जो गालिब शेख था उसको 3 साल की सजा मिली और वो 3 साल के लिए जेल में चला गया। तो हाजी मस्तान ने 3 साल तक उस गोल्ड की पेटी को अपने पास रखा। और जैसे ही शेख गालिब जेल से छूट के आया तो हाजी मस्तान शेख गालिब से मिला और शेख गालिब को उसने उस गोल्ड की पेटी को वापस किया। उसने बोला कि ये आपकी है। और ये जब शेख गालिब ने देखा तो शेख गालिब वाज शॉक्ड बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी। और शेख गालिब इससे इतना ज़्यादा खुश हुआ कि शेख गालिब ने जो आधी गोल्ड की पेटी थी वो उसने हाजी मस्तान को दी। और ना सिर्फ इसने आधा गोल्ड हाजी मस्तान को दिया बल्कि शेख गालिब ने हाजी मस्तान को अपना 50-50 का पार्टनर भी बनाया। जो हाजी मस्तान को जो जो गोल्ड की पेटी शेख मोहम्मद ने दी, क्योंकि शेख मोहम्मद हाजी मस्तान से बहुत खुश हुआ था, तो हाजी मस्तान की इनकम हाफ ऑफ द गोल्ड पेटी मिलने के बाद हो गई थी 5 लाख इन 1955, विच वॉज इन मिलियंस। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरनाइट हाजी मस्तान मिलियनर बन गया था। और यही वो समय था जब हाजी मस्तान का राइज होना शुरू हुआ, क्योंकि अब तस्करी की दुनिया में एक नया डॉन आ गया था, उसका नाम था हाजी मस्तान। और ना सिर्फ हाजी मस्तान ने तस्करी की दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया बल्कि हाजी मस्तान को यह भी पता था कि जो मसल पावर है वो होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हाजी मस्तान ने अपने 2 क्लोज आलाई बनाए। उनमें से एक था करीम लाला और दूसरा था वरदराजन। और ये दोनों ही मुंबई माफिया के टॉप नॉच पावरफुल आदमी थे और हाजी मस्तान ने इन्हीं के दम पे अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना शुरू किया। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 12, और चैप्टर का नाम है द फर्स्ट ब्लड। सो दिस इज द चैप्टर जहाँ पे दाऊद इब्राहिम ने अपनी फर्स्ट मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी बिगेस्ट एंट्री की, क्योंकि दे प्लान्ड अ डकैती। इन्होंने दिन दहाड़े एक डकैती प्लान की थी और वो डकैती इन्होंने इसलिए प्लान की थी क्योंकि हाजी मस्तान से इनको बदला लेना था। दाऊद इब्राहिम गैंग के 2 लोगों को हाजी मस्तान की गैंग ने जब मारा तो दाऊद इब्राहिम बहुत गुस्से में था और वो इसको एवेंज करना चाहता था, वो इसका बदला लेना चाहता था। क्योंकि अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा एक सिग्नेचर रूल होता है व्हिच मींस रिवेंज। और अगर आप रिवेंज ना लें तो आपको वीक समझा जाता है। तो दाऊद इब्राहिम की जो पूरी गैंग थी वो हाजी मस्तान गैंग से बदला लेना चाहती थी। और उसी समय दाऊद इब्राहिम को एक टिप मिली। उनको ये टिप मिली कि हाजी मस्तान के पैसे लेके 2 लोग हाजी मस्तान के घर से जा रहे हैं और पैसे तकरीबन तकरीबन 5 लाख के आसपास है। तो दाऊद इब्राहिम ने रास्ते में उन लोगों पे अटैक किया, एक फॉर्मेशन बनाया, दिन दहाड़े 2 बजे उन लोगों पे अटैक किया और 4,75,000 रुपए उन लोगों से लूटे, जो अब तक की मुंबई में उस समय के हिसाब से सबसे बड़ी बैंक रॉबरी मानी जाती थी। बैंक रॉबरी क्यों?
क्योंकि वो जो पैसे थे वो बाद में ये पता लगा कि वो पैसे हाजी मस्तान के नहीं थे, वो पैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे। और जब इतनी बड़ी बैंक रॉबरी हो गई तो इट बिकेम अ न्यूज, सभी न्यूज़पेपर्स में वो एक न्यूज बन गई और दाऊद इब्राहिम रातों रात विद इन वन सिंगल डे बिकेम द बिगेस्ट सेंसेशन ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। और जब इब्राहिम कास्कर जो दाऊद इब्राहिम के पिता थे और मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल भी थे, तो ही हैड टू रिजाइन, उन्होंने मुंबई पुलिस से रिजाइन किया। लेकिन रिजाइन करने से पहले उन्होंने दाऊद इब्राहिम को बहुत ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा कि वो जो इंसिडेंट है पूरे एरिया ने, पूरे मोहल्ले ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया था। और दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को मारने के बाद जो इब्राहिम कास्कर है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम को पुलिस के हवाले कर दिया। और जब पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर मुंबई पुलिस ने दाऊद दाऊद इब्राहिम पे फर्दर एक्शन लिए। लेकिन एक बात जो इस किताब में हुसैन जैदी ने बहुत बार मेंशन की है, हुसैन जैदी ने अपनी इस किताब में थ्रू एन इंटेंस रिसर्च ये लिखा है कि दाऊद इब्राहिम को इतना बड़ा डॉन बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो मुंबई पुलिस का था। तो मुंबई पुलिस ने क्या किया कि जब हाजी मस्तान अपनी प्राइम पे था और हाजी मस्तान was dominating the entire Mumbai, he was controlling the mafia, he was controlling the smuggling, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जब आया और जब बैंक रॉबरी हुई तो ऑलरेडी दाऊद इब्राहिम 19 साल का था, 19 साल से थोड़ा कम उम्र का था जब दाऊद इब्राहिम ने इतना बड़ा एक क्राइम प्लान किया। तो मुंबई पुलिस को एक पोटेंशियल तो दिखा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि हम दाऊद इब्राहिम को इतना बड़ा करें कि जो बाकी गैंग्स हैं, स्पेशली हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन, जो हाजी मस्तान के लेफ्ट और राइट हैंड थे, जिनके थ्रू हाजी मस्तान ने पूरे मुंबई में एक छत्र राज स्थापित किया। तो मुंबई पुलिस का एक मास्टर प्लान था कि दाऊद इब्राहिम को बड़ा किया जाए, धीरे धीरे सभी गैंग्स को आपस में एक इंटरनल राइवलरी क्रिएट की जाए और गैंग वॉर क्रिएट की जाए ताकि सभी गैंग्स आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करें और आपस में ही एक दूसरे को मारे, जिससे कि मुंबई पुलिस को अपने अपने हाथ वो कहते हैं ना कि अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तो दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस का एक मोहरा था, लेकिन मुंबई पुलिस को खुद ये नहीं पता था कि दाऊद इब्राहिम एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा कि वो मुंबई पुलिस क्या, वो इंडियन इंटेलिजेंस की रीच के बाहर भी चला जाएगा। अब आगे आगे जैसे ये बुक ये स्टोरी ट्रेवल करती है, तो हाजी मस्तान जो है, हाजी मस्तान ऑलरेडी बॉलीवुड में कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका है और हाजी मस्तान जो है अब हाजी मस्तान का एक एग्जिट है। तो हाजी मस्तान ने बाद में ये रियलाइज किया कि आई थिंक जो पॉलिटिक्स है वो एक सेफ बेट रहेगा और हाजी मस्तान जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ आता है और जो अब फ्रेम में आता है वो है दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी स्टैब्लिश कर ली थी, एक्सटॉर्शन का धंधा दाऊद इब्राहिम का चरम सीमा पे था। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड में भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्टैब्लिश हो चुका था और मैं एक चैप्टर है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, कवर करूंगा। तो दाऊद इब्राहिम वाज नाउ इन फ्रंट और हाजी मस्तान धीरे धीरे एक एग्जिट ले रहा था, क्योंकि जो गैंग वॉर थी ये इतनी इंटेंस हो गई थी कि फाइनली जो दाऊद इब्राहिम था वो मुंबई में एक छत्र राज स्थापित करने में सक्षम हो पाया। और हाजी मस्तान का जो कद था वो दाऊद इब्राहिम ने अपने क्राइम के थ्रू इतना बड़ा कर दिया था कि हाजी मस्तान जो कि मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था उस समय का, वो भी दाऊद इब्राहिम के सामने छोटा लगने लगा था। तो अब बात करते हैं आगे की कि दाऊद इब्राहिम के जो बॉलीवुड कनेक्शन थे वो कितने डीप थे। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दैट आई वांट टू शेयर विद यू। और ये जो चैप्टर है वो पार्ट 2 में है और चैप्टर का नाम है नॉट सो चोरी चोरी चुपके चुपके। तो आपको याद होगा कि एक सलमान खान की एक मूवी आई थी
जिसमें रानी मुखर्जी भी थी और मूवी का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। जो मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि इस मूवी की जो रिलीज डेट थी उनको होल्ड पे डाल दिया गया था बिकॉज ये स्टैब्लिश हो गया था। मुंबई पुलिस ने कुछ इंटरसेप्ट किए थे जो चैप्टर नंबर 20 में 308। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें मुंबई पुलिस ने जो गैंगस्टर्स की आपस में जो फोन कॉन्वर्सेशंस हैं, मुंबई पुलिस ने वो फोन कॉन्वर्सेशंस इस पूरे चैप्टर में डाली हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो उन फोन कॉन्वर्सेशन में ये बातें बोली गई गई हैं कि शाहरुख खान मूवी के सेट पे पहुंचे और शाहरुख खान ने मुझसे बात नहीं की। दो गैंगस्टर आपस में बात कर रहे हैं शाहरुख खान के बारे में, दो गैंगस्टर्स आपस में बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी के बारे में। ऋतिक रोशन से एक्सटॉर्शन मांगा गया और ऋतिक रोशन ने देने से मना किया, तो ऋतिक रोशन को फोन कॉन्वर्सेशन में चिकना बोला गया है। शाहरुख खान को इन फोन कॉन्वर्सेशंस में हकला बोला गया है। और जो दो गैंगस्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो चोरी चोरी चुपके चुपके जो मूवी है उसकी जो एडवर्टीजमेंट्स है, उसकी जो प्रमोशंस हैं, वो सब टीवी पे आ रही है। कब से आ रही हैं, कौन से वीक से आ रही हैं, वो सोनी टीवी पे कब आएंगी। जो स्टार टीवी है, स्टार टीवी की व्यूवरशिप बहुत ज्यादा डीप है, तो स्टार टीवी पे कब से वो प्रमोशंस आएंगी। तो ये जो चैप्टर है नॉट सो चोरी चोरी चुपके चुपके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जैसे मैं आपको कॉन्स्टेंटली बोलता आया हूँ कि ये ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मुंबई माफिया के बॉलीवुड कनेक्शन कितने डीप थे और बॉलीवुड की कितनी सारी फिल्मों में ऑलरेडी मुंबई माफिया की इन्वेस्टमेंट्स थी, वो ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत डिटेल्ड समरी के साथ डिफाइन किया है। और चोरी चोरी चुपके चुपके तो एक मूवी थी जो ब्रॉडली एक पब्लिक डोमेन में आया कि इस मूवी में मुंबई माफिया की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब मुंबई पुलिस ऑलरेडी इनके फोन टैप्स कर रही थी, तो फोन टैपिंग के टाइम पे जो आपस में गैंगस्टर्स की डिस्कशन थी वो क्लियर मुंबई पुलिस ने पब्लिक की है। और इस किताब में वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि सलमान खान जो है म्यूजिक लॉन्च पे सलमान खान को इन्होंने टिपिकली एड्रेस किया है पहलवान के नाम से। तो एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को बोल रहा है कि अगर पहलवान म्यूजिक लॉन्च पे आता तो अच्छा होता। तो आप आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गिव यू मोर एविडेंसेस to prove that how much money was involved in Bollywood from Dawood Ibrahim from Mumbai Mafia। अब हम बात करते हैं उस एक घटना की जिसने दाऊद इब्राहिम को एक गैंगस्टर से एक नामी टेररिस्ट बना दिया। ये कुछ स्टार्ट होता है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुंबई में जब राइट्स हुए। तो मुंबई के जो राइट्स हुए थे, जो कम्युनल राइट्स हुए थे, उन कम्युनल राइट्स ने दाऊद इब्राहिम को बहुत डेंट किया था, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी की विमेन थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी की लेडीज थी, उन्होंने दाऊद इब्राहिम को चूड़ियां तक भेज दी थी कराची में, और ये कहा था कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर मुंबई में राइट्स हुए हैं और तुमने कुछ नहीं किया। और ये माना जाता है कि आईएसआई ने दाऊद के थ्रू और दाऊद को फ्रेम करके मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कराए। और जब मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो जब दाऊद इब्राहिम का उसमें नाम आया तो दाऊद इब्राहिम एक डॉन से एक डॉन से कुख्यात और बहुत नामी ग्रामी डॉन से एक टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ, क्योंकि अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी और जो अब इंडियन इंटेलिजेंस थी वो दाऊद इब्राहिम को सिर्फ एक डॉन ना ट्रीट करके एक नॉन टेररिस्ट ही ट्रीट कर रहे थे। और दाऊद इब्राहिम तब तक कराची मूव हो गया था विद द हेल्प ऑफ आईएसआई, क्योंकि ही वाज रनिंग हिज ऑपरेशंस फ्रॉम दुबई। और उसके बाद मुंबई दाऊद इब्राहिम आना चाहता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने हुसैन जेडी को दिए हुए इंटरव्यू में ये बोला कि अगर वो मुंबई आ गया तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे फॉल्स केसेस ऐसे हैं जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उस पर लगाएगी। और दाऊद इब्राहिम को कहीं ना कहीं ये पता था
कि जो मुंबई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ्स, एविडेंट प्रूफ दैट कि वो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो दाऊद इब्राहिम ने कराए हैं। तो अब जो दाऊद इब्राहिम था वो एक डॉन ना हो के एक टेररिस्ट बन गया था, और जो जो यूएस गवर्नमेंट की जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो लिस्ट थी, उसमें भी दाऊद इब्राहिम का नाम ऐड हो गया था। तो ये कहानी है जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का ट्रांजिशन हुआ। दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान को पीछे करके उसके ऑपरेशंस को टेक ओवर करता है, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनता है। 63 चैप्टर्स हैं। 63 चैप्टर्स में एक एक जो चैप्टर है इस किताब का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको हर चैप्टर तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो जो बुक है, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने आज तक बहुत सारी अंडरवर्ल्ड पे मूवीज देखी होंगी, और मेजोरिटी ऑफ जो मूवीज है, एक मूवी है शूट आउट एट वडाला, एंड दैट मूवी इज मेड आउट ऑफ दिस बुक। तो जितनी भी मूवीज मुंबई अंडरवर्ल्ड पे बनी है वो सारे हुसैन जैदी के रेफरेंसेस से बनी है, मेजोरिटी ऑफ देम। लेकिन जब आप ये किताब पढ़ते हैं ना, तो इस किताब को पढ़ने का जो एक फील है, जो इस किताब को पढ़ने का एक एक्सपीरियंस है, आई कैन बेट ऑन दैट। मैं आपसे इस बात पे बेट लगा सकता हूँ कि वो किसी भी मूवी से बेहतरीन है। क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो एक एक चैप्टर जब मेरी आंखों के सामने, आई कुड सी दैट थिंग हैपनिंग। और ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम के बारे में आप सभी ने जाना है फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, और कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई भी किया गया है। लेकिन जो दूसरे डॉन थे, जो यूपी के डॉन थे, हाजी मस्तान था, वरदराजन था, करीम लाला था, एंड देन लॉट ऑफ क्रिश्चियन गैंग्स जो 1950 से लेके 1960 तक मुंबई में एक्टिव थे। तो ये सारा जो 6 डेकेड्स, 60 साल जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के हैं, वो इस किताब में हुसैन जैदी ने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, और मैं फिर से ऐसे ही आप लोगों के सामने और भी बहुत सारे बुक रिव्यू करता रहूंगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज डू सब्सक्राइब my channel and do share my YouTube videos as well. Thank you.